अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और पीटीआई की हुकूमत ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों में वफाकी वज़रा कहते हैं कि 3 साल कबल जो स्याह तरीन दौर हुकूमत ख़त्म हुआ था पाकिस्तान की तारीख में और एक उम्मीद की किरण जागी थी, अब पाकिस्तान एक फलाही रियासत की तरफ गामजन है। अब दावे वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन 3 सालों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी क्या रही? जो अवाम से वादे दावे किए थे, जो 5 साल पहले अपने मंशूर में कुछ समत वज़ा की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, कहां तक वो हासिल कर पाए हैं, कहां पर कोताहियां हुई, कहां पर नहीं हुई और अगले 2 साल में क्या क्या कर सकते हैं, ये जानने की आज अपने तज्जियाकारों से कोशिश करेंगे, उनकी राय जानेंगे और करेंगे जी तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड, जिसके लिए आज हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। जनाब, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेंगे, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जो कारकर्दगी है उन शोबों में, उन वजारतों में, उसको हमने आज थरली डिसाइड करना है कि हमारे एनालिस्ट क्या राय रखते हैं। स्टार्स देने होंगे हमारे एनालिस्ट को, 1 से 5 स्टार्स, यानी 5 सबसे ज्यादा यानी सबसे बेहतरीन और 1 सबसे कम। ना भी देना चाहें तो कोई स्टार्स नहीं दे सकते। जनाब, पहला जो शोबा हमने डिस्कस करना है वो है गवर्नेंस, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में गवर्नेंस कैसी रही मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो पार्लियामेंट की हैंडलिंग हो, अपने अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशंस हो, या फिर जनरली हुकूमत की मनसूबाबंदी और फिर मैनेजमेंट। सबसे पहले महमल, आप कितने स्टार्स देंगी हुकूमत को गवर्नेंस के शोबे में? अलीना, गवर्नेंस के शोबे के ऊपर मेरे ख्याल में हैं कितने, 5 हैं, 1 से 5। 5 स्टार्स हैं, 1 से 5। 5 मीन्स सबसे ज्यादा, 1 मीन्स द लोएस्ट। तो अलीना फिर मैं तो इस पे 1 ही दूंगी मुश्किल से। क्यों? देखिए अलीना, बात यह है कि इस हुकूमत ने बहुत सारे वादे दावे किए थे, जो इनका एक बेजारी से 1 दिया आपने। नहीं, उसकी वजह है ना, देखिए इन्होंने जो, मैं तो वो गवर्नमेंट के अपने वादों के ऊपर करूंगी ना, उनको उसके ऊपर जज। पुलिस रिफॉर्म्स के वादे किए, आपने खुद देखा कि नासिर दुरानी साहब के साथ क्या हुआ, पंजाब के अंदर किस तरीके से आईजी किस तरह से तब्दील होते हैं, सीसीपीओ किस तरह से तब्दील हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स की बात की, हमने देखा कि डिपार्टमेंट्स के अंदर ही सेक्रेटरीज कितने बदल जाते हैं, कितनी ये चीज़ हुई। इनके अपने दौर के अंदर अभी तक 3 शुगर क्राइसिस आ चुकी हैं, 2 आटे की क्राइसिस आ चुकी है, 3 LNG की क्राइसिस आ चुकी है, 1 ऑयल की क्राइसिस आ चुकी है, शुगर प्राइस डबल हो चुकी है, महंगाई के इश्यूज हैं। फिर इनका जो एक सबसे बड़ा नारा था एहतसाब का नारा, एहतसाब के नारे के ऊपर आप खुद देखिए कि अदालतों ने तो उसको कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये पूरा एहतसाब का जो एक अमल है। और इनके अपने ही लोग अब जो है, ताबिश गौर साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, इनके और भी लोग हैं, शौकत तरीन साहब वगैरह, ये सारे अब नैब के ऊपर तनकीद भी करते हैं, नैब के कवानीन के ऊपर भी तनकीद करते हैं। फिर अभी तक नैब ने जिन लोगों को क्या पकड़ा था, जो सियासतदानों को, क्या उनसे कोई पैसा करप्शन का, जो ये कहते हैं कि जी करप्शन के केसेस थे, तो कोई पैसा उनसे लिया गया? पैसा इन्होंने अभी तक नहीं लिया और केसेस भी अभी तक जो है कोई प्रूव नहीं, कोई चीज। एहतसाब का हम बाद में जाके बात करते हैं, गवर्नेंस इन जनरल। हाँ, तो मेरे लिए है गवर्नेंस के अंदर भी ये वाले इश्यूज मेरे लिए हैं, ये बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि जो चीजें इस हुकूमत ने वादे किए थे, मैं तो उनको उनके वादे के ऊपर वो कर रही हूँ जज। ठीक है जी, इरशाद भट्टी साहब, लेकिन शुरू में तो हुकूमत कहती थी ना 2 साल तक हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, कि आपको लगता है कि तीसरे साल में आके कुछ बेहतरी हुई या फिर एकदम से उन्होंने अपने आप को मुस्तहकम किया? कितने स्टार्स देंगे आप? देखिए मैडम शेख, स्टार 2 दूंगा, 2 स्टार। ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि आप मुझे हमें 2 साल समझ नहीं आई, क्योंकि आप 22 साल स्ट्रगल करके आए हैं और आप कहते थे हमारे पास सबसे अच्छी टीम है और हमारा सबसे अच्छा होमवर्क है। मैडम शेख, कुछ चीज़ें हकीकत हैं, ये बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर चल रहा है पिछले 3 साल से। अनगवर्नेबल की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क है और माफियाज का मुल्क है, सब कुछ होते हुए भूखा नंगा मुल्क है, हर इदारा तबाह बर्बाद हो चुका है, आबादी बम है, हर 5.25 सेकंड के बाद एक बच्चा, हुक्मरान कौम अक्सरियत अपनी अपनी जगह पर करप्ट, बेईमान, फ्रॉडी, बल्कि हुक्मरान और कौम में मुकाबला है मुल्क तबाह करने का। वादों दावों मंशूरों का ये मुल्क कब्रिस्तान बन गया पिछले 40 साल से। इस माहौल में पीटीआई के 3 साल और दावे फलाई रियासत के, रियासत मदीना के, तब्दीली नीचे अवाम तक, वो कुछ नहीं हुआ जिसकी तवक्को थी।
अकलियत को छोड़कर हर शोबा साईं बुजदार के हवाले है। अल्लाह खैर और बेड़े पार। 2 स्टार मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये 3 साल निकाल गए हैं। 2 स्टार ओके। अच्छा जी, ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। भट्टी साहब ने 2 स्टार्स दिए हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि जी मुख्तलिफ शोबों में हमने बड़े चैलेंजेस थे जिनको हमने बेहतरी भी की है, टाइम लगता है थोड़ा सा। जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, टाइम लगता है और मुख्तलिफ शोबों की जब हम रेटिंग करेंगे तो उसमें नजर भी आएगा। लेकिन गवर्नेंस के लिहाज से मैं भी 2 ही नंबर दूंगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस होती क्या है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, आप किस तरीके से मुख्तलिफ चीजों पे रिफॉर्म्स करते हैं। तो जो खुद उन्होंने जिन रिफॉर्म्स का वादा किया था उनमें नंबर 1 रिफॉर्म थी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। 3 साल में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो है 1 नंबर भी आगे नहीं बढ़ी। फिर दूसरी जिसका दावा किया था पुलिस रिफॉर्म्स, हमने पंजाब में सिर्फ आईजी तब्दील होते हुए देखे, रिफॉर्म्स नहीं देखी। फिर आपने खुद अपनी कैबिनेट का अगर आप जायजा लें कि अपनी कैबिनेट में आप रीशफल का मतलब ये होता है कि कोई मिनिस्टर एक जगह पे अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा। आप खुद देख लें कि उन्होंने कितना रीशफल किया है इस कैबिनेट को। इसका मतलब ये कि चीजें सेटल डाउन नहीं कर पा रहे। तो अगर आप 3 साल में यही नहीं कर पाए कि कौन सा मिनिस्टर अगर किसी करप्शन में मुलव्विस है तो फिर वो और उस पे इल्जाम है तो उसको फिर आप कोई दूसरी मिनिस्ट्री कैसे दे सकते हैं, या इवन पार्टी उसके हैंडओवर कैसे कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल उनकी गवर्नेंस के मामलात में वो कंफ्यूज नजर आए, कंफ्यूजन का शिकार रहे इमरान खान। और देखिए, हम जब 3 साल की कारकर्दगी देखते हैं तो फिर हमें कंपैरिजन भी इसमें ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, 1 मरकजी हुकूमत है, जिनमें कम से कम मरकजी हुकूमत और बाकी 3 जो पीटीआई बलूचिस्तान में मुश्तरका हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो उनकी टोटल है। तो वहां जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो बहुत ही खराब हैं, इसलिए 2 नंबर। ठीक है जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आप कितने स्टार्स देंगे? क्योंकि हुकूमत मौजूद है तो इसलिए 1 नंबर तो देना जरूर होगा, क्योंकि 0 का मतलब है कि हुकूमत तहलील हो जाए, तो तहलील नहीं हुई। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना, इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, कई दफा पढ़ चुका हूँ, कि शेख जो पहुंचे। चले, शुक्र है आपने ये भी कहा, वरना पहले तो हमने आपको ये भी कहते सुना था जी बता दे कौन सी हुकूमत आपको लगती है हुकूमत है, वो आएगा। चलिए 1 नंबर भी आपकी तरफ से हमने बड़ी खुशी से कबूल किया। वो तो आपने कल डिस्कस कर लिया ना मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को हुकूमत नजर आई थी ना। ये भट्टी साहब फरमाया करते थे कि जी एक खातून का 2 देती तो ये भी 2 देते। भट्टी साहब फरमाया करते थे कि एक खातून जो है, उन्होंने चूंकि बड़ा वाकया हुआ था कि उनका बच्चा हॉस्पिटल जाने से पहले डिलीवरी हो गई, तो कहते थे ये है हुकूमत, ये है हालात। तो मेरा ख्याल था, मैं यही मुझे अंदाज़ा था कि इनका दिल दहल गया होगा 14 अगस्त वाले वाक़े से कि ये हुकूमतों में नहीं होता। ये तो तालिबान में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आप ये देख लें हुकूमत नामी वो चीज़ होती तो कई वाक़यात मैं कोट कर सकता हूँ, कराची में, लाहौर में, यहाँ पे वाक़यातन लोग जो है, अगर मेरे घर पर डाका नहीं पड़ा तो ये डाकू की मेहरबानी है कि उनके पास टाइम नहीं है। खैर एनीवे, पहले तो है ना, इकबाल का शेर है कि शेख जो पहुँचे मैशर में आमाल न दारुद, जिस माल के ताजर थे वो माल न दारद। मेरे साथियों ने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। मैं भी पंजाब, जैसे मजहर साहब ने फरमाया है, पंजाब गवर्नमेंट को और केपी को फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा एक होलिस्टिक व्यू लूँगा, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं है कि हम पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं। इनको दोनों को इमरान खान बराह रास्त चला रहे हैं, चाहे आतिफ खान को डिसमिस करना हो, किसी को निकालना हो, किसी को करना हो। फिर इवन फिरदौस आसिफ अवान को भी वज़ीर आज़म ने बताया था कि आपको इस वजह से उन्होंने निकाला है कि आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकें। तो देखें जी, बात यह है कि चीज़ें जो हैं कि इन हर पार्टी आती है एक मैनिफेस्टो के ऊपर। मुस्लिम नून आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान जो था 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं थी। उन्होंने वादा किया कि हम बिजली लेके आएंगे, और वादा तो उन्होंने ये किया था कि 1 साल में लेके आएंगे, चलो। लेकिन जब वो जाने लगे तो पाकिस्तान आज तक बिजली की शॉर्टेज से जो है निजात पा गई। इस तरह चंद और वादे किए हुए। हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है और उसी पे तनकीद होती रहती है कि आया रोटी कपड़ा मकान फिर उस पार्टी ने दिया या नहीं दिया। इन्होंने जितने मैनिफेस्टो में वादे किए थे आप वो देख लें।
उसके बाद इन्होंने कहा था करप्शन 3 महीने में खत्म करेंगे। करप्शन के अपने खत्म तो क्या करनी थी, जो अपने स्कैंडल्स हैं दवाइयों से लेकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम जो है आप एनेक्स कर दें, जो गवर्नेंस में आते हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम साथ लफ कर दे एनेक्सचर के तौर पर कि वो एक एक जो है दिला देने वाले करप्शन के वाक़यात है। मुझे कोई पाकिस्तान की 74 साल तारीख के अंदर इतनी करप्शन के इतने स्कैंडल्स देख ले। करप्शन के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में जाके बात करनी है आगे। करप्शन एहतसाब बड़ा एक इनका एजेंडा था, लेकिन आपने प्रायोरिटी सही नहीं रखी, ये आपको पहले रखने चाहिए थे प्रायोरिटी के अंदर। इतना मीडिया करप्शन एहतसाब उसको पहले आना चाहिए था। आराम से बात करें, यही गवर्नेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं सारी चीजें। सर हम एक जनरल ओवरऑल ले रहे हैं और उसके बाद हम स्पेसिफिक आ रहे हैं। अगला जो सवाल है उसके लिए भी आप तैयार हो जाएं सर, आपकी डोमेन है। इसका मैं जरा समअप कर दूं जी। हमारे तमाम एनालिस्ट गवर्नेंस का जो ओवरऑल जायजा दे रहे हैं, 2 एनालिस्ट यानी महमल और मज़हर साहब कहते हैं, महमल और न्याजी साहब कहते हैं 1 उन्होंने दिया है, और भट्टी साहब और मज़हर साहब 2 स्टार्स दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा शोबा है जी मईशत में बड़ी इस वक्त जरूरत थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और बड़े दावे वादे भी किए गए। असद उमर साहब को निजात दहिंदा बनाकर लेके आया गया और कहा गया कि जी मईशत की सिमत हमने दुरुस्त करनी है। आज 3 साल बाद हम कहां खड़े हैं और क्या क्या किया है, अपने तज्जियाकारों से रेट करवाते हैं जी। महमल कितने स्टार्स देंगी? अलीना देखिए बहुत एक मायूसकुन परफॉर्मेंस रही, और इसका जो है इसका निचोड़ जो है जो शुरू के सालों में जो हाल किया इकॉनमी का, वो तो शौकत तरीन साहब ने खुद ही शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर जब उनका नाम फ्लोट कर रहा था एज द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया है। गालिबन उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आप ये देखें कि रुपया 160 से ऊपर कर दिया, शरह सूद 13.25 कर दी थी, मईशत की डिमांड बिठा दी थी। फिर मुआशी तरक्की जब इनको ये आए थे तब 5.5% थी, यानी 5.5% से 1.9% होगी पहले साल में। दूसरे साल में कोविड का ईयर था, मुश्किल हालात थे, उसमें मनफी होगी। तीसरे साल में 4% की जो है वो तरक्की है, और उस पर ये कह रहे हैं कि हम तरक्की की राह पर गामजन है। 5.5% पे इनको मिली थी मईशत, 4% पे कह रहे हैं कि हम तरक्की की राह पर गामजन है। अच्छा, पहले साल में डिमांड बिठाकर कहा कि करंट अकाउंट का हमने देखे जी खसारा मैनेज कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब जब 4% पर ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो है करंट अकाउंट का खसारा जो है वो भी बढ़ना शुरू हो गया, इंपोर्ट भी बढ़ रही है। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहते हैं इंटरनल सेक्टर के अंदर भी आसानी कर देते हैं। मैं वो थोड़ा सा मैं करने देखने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी कर देते हैं। हम आदादो शुमार में इतने पड़ जाते हैं कि मैं आपको सिर्फ वो आदादो से जाते हैं वो नहीं, मैं उसके में सिर्फ थोड़ी सी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं आपको दो चीजें मैंने और कहनी है। एक ये कि पिछले 2-3 महीनों में रुपया जो है वो 152 से गिर के मेरे ख्याल में 164 तक आ गया है। और जिस वक्त ये हुकूमत आई थी, मैं नून लीग के जो 5 साल की बात होती है, 14,000 अरब जो था वो उस वक्त उन्होंने उससे जब उनको मिली थी हुकूमत, उन्होंने बढ़ा के 24,000 अरब का उन्होंने डोमेस्टिक कर्जा लिया था। और उस वक्त वजीर आजम साहब कहते थे कि तबाही मचा दी और लूट मार की वजह से हुआ है। इन्होंने 3 साल के अंदर 24,000 अरब का जो है कर्जा वो 38,000 अरब हो चुका है। 14,000 अरब 3 साल में बढ़ा है। मुझे बता दें, चले नून लीग को तो जो भी उन्होंने तबाही है ये कहते हैं, उन्होंने तो बिजली के कारखाने भी लगाए, उन्होंने तो LNG का नेटवर्क भी बनाया, उन्होंने तो मोटरवेज भी बनाए, मेट्रो भी। इन्होंने क्या स्टार्स दे रही हैं? तो अब लीना ये बड़ी इतनी आपके ख्याल में तरक्की बहुत हुई, मतलब चले इसमें इनको दे दें 1.5 में क्या कह सकती हूँ। अगर जब थोड़ी सी जरा अगर ये कह रहे हैं तरक्की की जानिब हम गामजन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, मुश्किल हालात, चले 2 दे दें, 2 कर ले जी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या हुआ। 2 स्टार्स, ओके ठीक है जी, 2 स्टार्स दिए। इरशाद भट्टी साहब कितने स्टार्स देंगे? और इमरान खान साहब की माशी टीम कहती है कि जी GDP में बेहतरी आई है, बेहतरी की तरफ हम गामजन हैं। तो क्या आपको भी लगता है अब आगे बेहतर है? मैडम शेख 2 स्टार, मेरे भी 2 स्टार, क्योंकि मैं आज महमल के पीछे हूँ। उन्होंने जो फिगर्स बताए वो उन सारों से एग्री करते हुए रुपया, सूद, GDP और पहले करंट अकाउंट खसारा कम होने पर ढोल बजाए जा रहे थे, अब बढ़ने पर बजाए जा रहे हैं। कर्जे अंदरूनी और गर्दशी कर्जा जो 4,000 वो था वो 23,000 वो आगे चला गया। खैर वो छोड़े। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैडम शेख। IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, क्या नहीं गए? कशकोल तोड़ देंगे, क्या तोड़ दिया? 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्या कर लिया? और बिजली, गैस, पेट्रोल आवाम तक
की रसाई तक रखेंगे, महंगाई बम पे काबू पा लिया? नहीं, गलत फैसले किए, कंफ्यूजन हुई हर फैसले में, अजीबो गरीब तब्दीलियां की, 3-4 वजीर खजाना। चूंकि अब कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, लिहाजा इन अच्छी खबरों में और गुड फेथ में मेरे 2 स्टार। 2 स्टार्स। बहुत अच्छा तज्जिया भट्टी साहब। मजहर अब्बास साहब, टैक्स की बात की, पॉवर्टी एलिविएशन की बात की भट्टी साहब ने। कहती है पीटीआई की हुकूमत के इनडायरेक्टली हमने एहसास किफालत प्रोग्राम हो, सेहत इंसाफ कार्ड हो, इसमें बेहतरी लेके आए हैं। तो क्या आपको लगता है इससे कुछ बेहतर होगी? देखिए, इसमें मैं 1 स्टार अपने पिछले 2 स्टार में इजाफा करूंगा, 1 स्टार, और वो प्योरली इमरान खान साहब की गुडविल है, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेइंतहा डॉलर्स भेजे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं पाकिस्तान में, और इसका जाहिर है लॉन्ग टर्म आपको फायदा होगा। दूसरी चीज ये कि महंगाई बिल्कुल बढ़ी है और महंगाई बढ़ती है, उस पर कंट्रोल। प्रॉब्लम यहां भी वही हुई जो गवर्नेंस के मसले पे हुई कि आपकी 3 साल में 3 इकोनॉमिक टीम्स आई। पहले स्टार्ट किया आपने असद उमर से, फिर आए आप हफीज शेख पे, और अब आप आए हैं शौकत तरीन पे। तो ये जब इसका मतलब ये है कि अगेन गवर्नेंस की तरह आपकी कोई होमवर्क नहीं था, गवर्नेंस की तरह आपकी जो माशी टीम थी उसके बारे में, क्योंकि आप तो इलेक्शन से पहले ही असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत ही पक्की टीम लेकर आए हैं और वो आते ही एक इनकलाब बर्पा कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने लोगों को सही सूरत हाल से आगाह नहीं किया। लेकिन कोविड से मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह कोविड को हैंडल किया, टैकल किया, वरना आपकी मईशत की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी वजह से, और इसका क्रेडिट नेचुरली भी हमें बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एडवांटेज रहा। बिल्कुल 3 स्टार्स मजहर अब्बास साहब की तरफ से लिख लें जी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ठीक है, हफीजुल्लाह न्याई साहब, मैं चाहती हूँ जरा हम ज्यादा से ज्यादा शोबे कर सकें, तो एज कंसाइज एज पॉसिबल प्लीज जी। न्याजी साहब मेरे पे आई है तो कंसाइज क्यों, ये सादात में और बाकियों में यही फर्क है। सबके लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपने आज यौम सादात है तो इसलिए इज़हार है। अच्छा देखें जी, बात यह है कि मदर साहब ने, पहली तो मैं मदर साहब की एक बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, बल्कि जुर्रत करूंगा। वो ये है कि देखें ये रेमिटेंसेस है ना, मत भूलें कि ये जो है ये कोविड की वजह से बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, अच्छा वाक़या हुआ है। और फिर बहुत सारा लोन जो है इन्होंने कमाल होशियारी से उसके रेमिटेंसेस में डाल दिया, जाके एक ज़ाहिर हौसला अफजाई, मोरल हाई करने के लिए। इसी तरीके से जो 4% की ग्रोथ दिखाई है 3.9 की, तो इसके अंदर भी 27 मिलियन टन सिर्फ गंदम को दिखाया है। आज मुझे दिखा दें, गंदम हम इम्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, और या तो हमारी पैदावार कम हुई है या बताओ हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो पैदावार फर्ज किया 27 मिलियन टन के बजाय 24 मिलियन टन है, तो इसी के अंदर से आप 0.6 जो है वो माइनस कर दें। अच्छा फिर वो कहते हैं ना कि कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि रंग लाएगी एक दिन फाका मस्ती मेरी। अब सूरत हाल ये है कि जिस दिन 2018 में मुस्लिम नून ने हुकूमत खत्म की, इंडिकेटर्स क्या है, साइज ऑफ द इकॉनमी, GDP ग्रोथ, और ये चंद इंडिकेटर हैं जैसे आपको इकॉनमी को मेजर करते हैं, और जो रुपए का इस्तेकाम क्या है, मुस्तहकम है या नहीं है। इमरान खान को मैं कसूरवार नहीं ठाता बीबी, इसके कसूरवार और मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को अदम इस्तेकाम का शिकार किया, और आज आके आपने मुल्क को वहाँ इकोनॉमिकली पहुँचा दिया कि जो मज़हर साहब सही कह रहे थे कि उनको इकॉनमी जो मिली थी। जब मुस्लिम नून की हुकूमत छोड़ के जा रही है तो 5.8% के ऊपर GDP ग्रोथ है आपकी, 335 बिलियन डॉलर साइज ऑफ इकॉनमी था सर। वो अच्छा ये आप देखिए 3 इंडिकेटर आप कंपेयर कर लेना तो आपको मैशियत की हालत पता चल जाएगी। और आपको उसके बाद देख लें कि डॉलर जो था वो 100 के ऊपर 105 जब किया था तो एक्सपोर्टर की डिमांड पे किया था। क्राइसिस ये है जी कि आपकी मैशियत का बट्ठा उसा बैठा है जब आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाते। कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सियासी बहरान है उसके फॉलोअप में है। अभी मजीद आप IMF और FATF के चुंगल में हैं, आपकी इकॉनमी को अभी क्लैंप्स लगे हुए हैं, और वो जब चाहें उसको ऊपर ले जाएं नीचे ले जाएं। इसलिए स्टार मेरी तरफ से फिर एक ही ले लें, क्योंकि बहरहाल खुदा के सहारे चली जा रही है मईशत के शोबे में।
अच्छा नहीं सर, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते, कोई मसला नहीं है। इसी नोट के ऊपर स्टार्स के साथ साथ एक ब्रेक भी ले लीजिए। मईशत के शोबे में मजहर अब्बास साहब ने सबसे ज्यादा 3 स्टार्स दिए हैं, भट्टी साहब महमल ने 2 स्टार्स दिए हैं और न्याजी साहब ने गुडविल के लिए 1 स्टार दे दिए। एक छोटी सी ब्रेक, दीगर शोबों का भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। 3 साल कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की कैसी रही, उस पर आज हम रिपोर्ट कार्ड कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो शोबा है वो कैसा रहा, कानून और इंसाफ की अमलदारी हुई या नहीं, लेजिस्लेशन से मुतल्लिक कितने स्टार्स दे रहे हैं हमारे एनालिस्ट, उनसे पूछते हैं। महमल, देखिए अलीना, लेजिस्लेशन तो फिर भी अच्छी हुई, मतलब कुछ अच्छे बिल्स भी बने, लेकिन मेरे लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो मेरे नहीं ख्याल के कोई बहुत अच्छा रहा। मैं इसमें भी 2 स्टार ही दूंगी, क्योंकि खास तौर पे जो केसेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हालांकि इनके कवानीन इन्होंने अच्छे बनाए हैं, इन्होंने प्रो वुमेन बिल्स भी बनाए, ज़ैनब अलर्ट बिल भी आया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत तशवीशनाक है कि इस किस्म के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा। यानी कि क्या हमारे कवानीन, मैंने कल भी जिस तरह बात की थी, कन्विक्शन रेट्स, इम्प्लीमेंटेशन इन सब कवानीन की रोका कैसा जाए। फिर उसकी वजह एक बहुत ज़्यादा होती है कि लीडरशिप लेवल पे जिस तरह के बयानात आते हैं वो परमिएट कर, वो नीचे तक आ जाते हैं ना, बेसिकली वो लोगों तक आते हैं। लोग फिर अगर आप विक्टिम ब्लेमिंग और इस तरह की चीज लीडरशिप लेवल पे हो रही हो तो वो ट्रिकल डाउन होते हैं। तो इसलिए आप 2 नंबर, इसलिए मैं 2 नंबर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा आपको लगता है, हाँ जी, दुख की बात है कि मजहबी आजादी भी, खवातीन की भी जो हकूक है और बाकी। इरशाद भट्टी साहब, कितने स्टार्स? देखिए मैडम शेख, कवानीन के बारे में तो मेरा हमेशा है कि हम ओवर बुक्ड हो गए हैं कवानीन में। इतने कवानीन है कि जहां अल्लाह माफ़ करे कवानीन खाने शुरू करें तो अगले 2 साल गुजर जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मायूसी हुई मैडम शेख मुझे। बहुत सारे केसों में आपके सामने कहीं हुकूमत नज़र नहीं आती, हुकूमती रिट नज़र नहीं आती, डर खौफ उतर गया है इन मुजरमों का। अजीब सी अनारकी है, गैर महफूज हो गई है कौम। इसलिए मैं 1 स्टार इसलिए दूंगा कि हुकूमत भी मौजूद है और वो मुजरम जराइम पेशा अनासर भी मौजूद हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन बड़े दिल बर्दाश्त हैं आप। ठीक है जी, मजहर अब्बास साहब, कितने स्टार्स? जी मैं 1 स्टार दूंगा, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि इनकी कारकर्दगी जो इनको पिछली हुकूमतों से मिला वो और बहुत खराब और दूसरे शोबे में रही। लेकिन टेररिज्म के हवाले से मेरा ख्याल है इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इन 3 सालों में तो इन्हें 4 या 5 स्टार लेने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि आपको बहुत ही पुरअमन पाकिस्तान मिला था जब आप आए थे। लेकिन बदकिस्मती से इवन इस्लामाबाद, जिसे भट्टी साहब कहते हैं कि कितने 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद में आप वारदातों 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद का मुल्क, सोचे 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद में आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें। अगर आप 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद को संभाल नहीं सके तो आप पंजाब कैसे संभालेंगे, आप केपी कैसे संभालेंगे? तो मेरा ख्याल है बहुत ही मायूस कुन रही है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसलिए 1 आप दे रहे हैं। लेकिन न्यायी साहब, खित्ते के बदलते हालात क्या जैसे मजहर साहब कह रहे हैं उसके जिम्मेदार नहीं हो सकते? क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ब्लेम करना चाहिए? नहीं, खित्ते के हालात अगर परसों जो बदले हैं और उसने हमारे पे कोई असर डाले हैं तो मुझे उसका तो नहीं पता कि वो क्या पड़े हैं। लेकिन हम तो ओवरऑल 3 साल की उनकी कारकर्दगी है और वो भी लॉ एंड ऑर्डर में बेसिकली तो ये प्रोविंशियल मैटर है। लेकिन चूंकि पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि पंजाब में और केपी में वजीर आजम बराह रास्त उन्होंने लगाम अपने हाथ में ली हुई है। यहाँ आईजीज की, जिस आईजी को तब्दील किया है, चंद हफ्ते का दरमियान में गैप नहीं आया जब वो रतपुल हसान थे और उनके हक के अंदर वो बिल्कुल जो डोंगरे बजा रहे थे। और फिर वो 2 हफ्ते बाद पता चला, महीने बाद पता चला ये आईजी नाकाम हुआ है। 14 अगस्त का जो वाक़या है, ये सानिया साहिवाल से हम शुरू हुए थे और 14 अगस्त तक पहुँचे हैं। 14 अगस्त के अंदर जो इम्पोर्टेंट मिली चीज़ थी ये थी कि पब्लिक मुकामात पे जहाँ पे पुलिस की मौजूदगी ज़रूरी है क्यों नहीं थी। और ये मैं इसे इनको पॉइंट आउट करूँ कि ये आपके लॉ एंड ऑर्डर को अंडरमाइन करें। हम कोई यहाँ आईनी ये नहीं है कि लेजिस्लेशन क्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कि कानून की हुक्मरानी है कि नहीं है और आया वो सूरत हाल है। 15 पे बच्ची कह रही है मैं 3 दफ़ा कॉल किया। अब मुझे बताएं कि उसका एक रिस्पॉन्स टाइम है और वजीर जो है पंजाब के वजीर है वो भी यही फरमा रहे हैं। एक आखिरी फिक्रा ले लें कि देखें इस हुकूमत के अंदर एक चीज़ है कि जो हुकूमत जो है आईन और कानून को अंडरमाइन करके इस मकाम पर पहुंची हो वो हमेशा ही इस तरह के मसाइल में दुश्वारी जो है का शिकार रहती है। फिर कोई ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी नहीं करता। अगर आप देखें कि आईन पामाल हो रहा है। सर कितने नंबर?
मेरा ख्याल है सूरत हाल में एक तो दें, क्योंकि बहरहाल भट्टी साहब की तरह मौजूद हैं सारे लोग। एक दे दें, ठीक है जी, 1 स्टार दे दें जी। सर पर्सनल ना हुआ करें, एक स्टार जी दिए तीनों ने, न्याजी साहब, मजहर साहब और भट्टी साहब ने, और महमल 2 स्टार्स दे रही हैं। अच्छा सर, ओके, अगले सवाल पे आते हैं जी। मुझसे इनके पर्सनल ताल्लुकात हैं, इसलिए ये पर्सनल होना अच्छा लगता है। अच्छा चलिए ठीक है जी, अच्छा लगता है तो आपसे यही पूछते हैं कि पीटीआई की हुकूमत का ऐसा एक क्या काम है जो आप सबको अच्छा लगता है? क्या बेहतरीन कारनामा किया इन 3 सालों में पीटीआई की हुकूमत ने? महमल अलीना, ये जो है ना मेरा जवाब ये सिर्फ और सिर्फ भट्टी साहब के लिए। हाँ। बेहतरीन कारनामा उस्मान बुज़दार साहब, उनकी हुकूमत अपना टाइम मुकम्मल भी करेगी, अभी तक वो कहीं गए भी नहीं है। बेस्ट कारनामा। फिर तो भट्टी साहब से जवाब अगला बनता है। भट्टी साहब अब मैं क्या करूं, महमल सरफराज ने ऐसी बात कर दी और मजहर साहब इस बेसाख्ता में हंसे हैं कि तो मैं तो लाजवाब ही हो गया हूं। और ये पंजाब में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में भी साईं बुज़दार है और केपी में भी साईं बुज़दार है और मरकज में भी चंद एक को छोड़कर साईं बुज़दार है। अच्छा, सबसे अच्छा कारनामा जो मुझे लगा है इन 3 सालों में वो ये है कि एक जिन जफ्फा तोड़ा इमरान खान ने। जिन जफ्फा, हसन निसार साहब का फिक्र है, जिन जफ्फा। वो क्या है? एक बांझ जमहूरियत, ऑडिटलेस जमहूरियत, परफॉर्मेंसलेस जमहूरियत, मरूसी सियासत की जमहूरियत, बच्चों में ट्रांसफर होती जमहूरियत में जो 2 खानदान थे जो हमें चिमटे हुए थे 40 साल से, उन जिनके खिलाफ कुछ नहीं थे, उनको उन्होंने जेलों हवालातों में पढ़ाया। पनामा लीक्स में अक्सर कहता हूं, अल्लाह के फजल के इमरान खान ने कहा था ये आज खुद नोटिस है नवाज शरीफ के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ। पनामा लीक्स में अल्लाह के फजल से अगर इमरान खान ना होते तो ये मुर्दा घोड़ा था, गए थे लेकिन तो ये मुर्दा घोड़ा था। अब अब मैडम शेख 2 जुमले इस इनको मंतकी अंजाम तक इन माफियाज को पहुंचा सकते हैं, ये एक डिबेटेबल है। कुछ निकल सकता है, हासिल वसूल हो सकता है, ये एक डिबेटेबल है। लेकिन इमरान खान ने हैव नॉट और हैव्स में जो है ना वो थोड़ा सा किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो 2 खानदानों को अकाउंटेबल किया, इमरान खान तुम्हें सलाम। और इस पर 2 खानदानों को अकाउंटेबल ठहराया इमरान खान साहब ने, बेहतरीन कारनामा है। न्याजी साहब जी, भट्टी साहब ने जैसे यहाँ ख़त्म किया, यकीन जानो कि मुझे भट्टी साहब जितने अच्छे लगते हैं, मतलब है कि आप उसका अंदाज नहीं कर सकते। और मुझे तकलीफ होती है कि मैं इनकी बात को या हसन साहब की बात को कभी क्रिटिसाइज करूँ, कि बाद में मुझे बड़ा बुरा लगता है। अब मुझे ये बताएं कि भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं बान जमहूरियत, मुझे इस लफ्ज़ से बड़ा तकलीफ होती है। क्यों? अगर मैंने यकीन जानो, भट्टी साहब पता नहीं कब से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, अगर मेरे पिछले 40-45 साल एक्टिवली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ना गुजरते और मैंने जमहूरियत के साथ जो होते देखा है, तो मेरी ऐसे लगे मेरी टीस लगती है। दूसरी बात यह है कि 2016 में तो पनामा आ गया था, 2014 में वो कौन सी औफताद पड़ गई थी जब ये निकल आए थे और कंटेनर ये कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, रियासत के अंदर क्या पड़ गया था? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब चाहिए 2014 में। चुनाचे पहली बात तो ये सोचे कि ये कहना इसी चीज का हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि वो जेल को हटाया नहीं, आपने इस मुल्क की जो सियासी इस्तेकाम है उसको मुतज़लज़ल किया और इसमें इमरान खान का कसूर नहीं था। इमरान खान साहब के अंदर ये नहीं, मैं इमरान खान साहब के, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का तालिबान के ऊपर इमरान खान साहब का जो तालिबान पे स्टैंड है और जो उन्होंने क्लैरिटी के साथ बताया पाकिस्तान के अंदर चंद चीज़ों को, मैं हमेशा उसको एडमायर करता हूँ। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर मैं उनको 1 स्टार दे दूंगा, लेकिन चूंकि मुमलिकत जो एक मौक़िफ़ नहीं चलती और वो भी किसी दूसरी उसके ऊपर, कि उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ आज सच भी साबित हुआ है और वो उसके उनका जो राष्ट्र के अकीदा थे वो पाकिस्तान के मुताबिक भी था। परफेक्ट, आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है सोशल सेक्टर में सेहत कार्ड पे मैं बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये चूंकि इसका ग्रास रूट लेवल पे इसके असरात गए हैं और ग्रास रूट लेवल पे इसके असरात जाएंगे और जाहिर है एक हमारी जो मेजॉरिटी जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारती है उसके लिए सेहत कार्ड की बहुत अहमियत है। तो मेरा ख्याल है मैं सेहत कार्ड को बहुत बड़ा वो करता हूँ। उसकी वो किस तरह आगे चल के पे करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लोगों को। यकीनन। भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं,
क्या आपके कारनामे को क्योंकि एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह करार दिया न्यायी साहब ने, आप जवाब देना चाहेंगे? आप हक रखते हैं। जी मैडम शेख, मैं ज़रूर देना चाहूँगा। न्याजी साहब चाचे के पुत्र हैं इमरान खान साहब के, और मुझे उनके मौक़िफ़ का एहतराम है। लिहाजा एक आखिरी बात, ये जो मैंने कहा था ना, बांझ हुकूमत, बांझ जमहूरियत, ये 95% हम लोगों के लिए बांझ है। 5% के अंडे बच्चे और सोने के 22 करोड़ लोगों का 22 करोड़ लोगों के बारे ना मैं कुछ कह सकता ना, आप 22 करोड़ लोगों पर ये बात ना करें। लिहाजा बिल्कुल, ये जब लोग कहते हैं जाहिल अवाम, सोचा था कि हाउस ऑफ शरीफ ऐसे बंदे को आवाम को जाहिल कहें, अदालतों में आएगा। कभी किसी ने सोचा था जरदारी फैमिली जो है वो अकाउंटेबल होगी? ये तो अपने बच्चों को गैर महसूस तरीके से अकाउंटें शिफ्ट कर चुके हैं। तो 1988 से जेलों में पड़े हैं, ये गैर महसूस तरीके से बच्चों को दे चुके थे। हम तो माइनस हो चुके। ये तो भुट्टो साहब बेचारे आए फांसी पे लटक गए। न्यायी साहब के दरमियान मैं नहीं बोला, अब ये बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा भाई बोल रहा है, मैं तो नहीं बोला। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन जरूर करूंगा। तो नहीं, जरूर करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी किसी ने सोचा था ये जो 2 घर जिन बने हुए थे, जिन बने हुए थे, इन्होंने हमारा खून चूस, ये जो ड्रैकुले थे जिन्होंने इवन फील्ड, सरे महल और पता नहीं क्या क्या बना लिए, बच्चे गैर मुल्की थे, इनसे जान छुड़वाई कम अज कम इन 5 सालों में तो छूटी। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, इत्तेफाक से जी बच्चे तो गैर मुल्की इमरान खान साहब क्या है, मेरी बात थोड़ा सा एक स्पेस देखें। अच्छा जी मजहर साहब, एक मिनट न्यायी साहब, सबका कमेंट ले लेते हैं। मजहर अब्बास साहब, देखिए जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं वही इस सवाल का जवाब है जी, कि जिस चीज को वो कह रहे हैं कि इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा है, यही जमहूरियत का कारनामा है। और इसीलिए जमहूरियत की वजह से तो इमरान खान आए। अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होता तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ किधर होती? उन्होंने जो भी किया वो एक अलग बात है कि उनका माइनस और प्लस पॉइंट क्या है, लेकिन इमरान खान की प्रेजेंस, तहरीक इंसाफ का आना, तहरीक इंसाफ का इख्तिदार में आना, यही तो जमहूरियत का हुस्न है, यही तो तब्दीली आती है, यही तो चेंज होती है। भट्टी साहब, साईं बुज़दार का आना भी जमहूरियत है। साईं बुज़दार का आना भी जमहूरियत है। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। अलीना, मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ? जमहूरियत का हुस्न है अलीना। पहली बात तो यह है कि मुझे मेरे ज़हन से उतर गया जो भट्टी साहब ने दोबारा दोहराया। महमल ने कहा था जी उनका इमरान खान का एक कारनामा कि ताकतवर हल्के नैब, आपने देखा नहीं कि किस तरीके से 4 या 5 दफा मेरे अपने इल्म में है कि उसको हटाने की बिल्कुल ऑलमोस्ट सारा स्टेज तैयार हो गया था। इमरान खान साहब ने उसको बचा लिया। ये इमरान खान का सिंगल हैंडेडली बहुत बड़ा सियासी कारनामा है कि जिस बंदे को लाए हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि बुज़दार को हटा के दिखा दे, हालांकि जितने लोग खड़े हैं वो उसको हटाने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भट्टी साहब इस मुल्क में जितना सियासतदानों ने सफर किया है, चाहे आप जरदारी को ले लें, थी कि आप भी साईं बुज़दार के हक में मारे हमें, लेकिन यकीन मानो कि मैं कहता हूँ कि उसकी हिम्मत देखें कि कितने थे। नैब ने बुलाया, सोचा खबर ली कि इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा बुज़दार साहब को, अखबारों में खबर आई और इमरान खान साहब ने कहा एक बात जो है मैं सियासतदानों को जी यकीन जानो कि बगैर किसी वजह से गैर कानूनी तौर पे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया, बगैर किसी वजह के। भुट्टो साहब का जब मशरा लगा और सारे लोगों ने फैज़ल गफूर साहब और कौसरी साहब ने मेरी किताब में लिखा कि सारे मामला तय हो गए थे। फिर उन्होंने क्या कि जानों की कुर्बानी दी, जलावतन रहे, सब कुछ किया। इसलिए ये कहना कि सॉरी, कता कलामी की माजरत न्यायी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये डिबेट थोड़ी सी कहीं और निकल गई है। तो हम एक छोटे सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आएंगे। 3 साल कारकर्दगी पीटीआई की हुकूमत, इसको आज हम रेट कर रहे हैं और दीगर शोबे भी हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, अपने तजियाकारों की राय देनी है। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के 3 साल रिपोर्ट कार्ड कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय और मीडिया के लिए ये 3 साल पीटीआई की हुकूमत के कैसे रहे? वज़ीर आज़म इमरान खान तो दावा करते हैं कि मीडिया बड़ा आज़ाद है, लेकिन क्या हमारे एनालिस्ट यही समझते हैं? महमल, कितने स्टार्स देंगी? अलीना, मनफी में मैं स्टार्स देना चाहूंगी, क्योंकि इस हुकूमत के पिछले 3 माइनस स्टार्स, मतलब कि वो स्टार्स नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत के 3 कोई स्टार नहीं दे रही, बल्कि माइनस में रेट करें।
इस 3 साल में जो मीडिया के साथ हुआ है वो हमारे सामने है। अभी जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो आई भी थी रिपोर्ट, जिसके अंदर खान साहब को कहा गया कि वो प्रीडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम है, जिस पे हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया कि बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबल रिपोर्ट है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर मतीउल्लाह जान, अबसार आलम साहब, असद तूर, अभी जो है हालिया या आमिर मीर साहब, इमरान शफकत, उसके अलावा भी जो जर्नलिस्ट के साथ होता है, कौन टीवी पे बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, ऑफ एयर कौन हो जाता है, क्या आप लिख सकते हैं, रेड लाइंस का आप कुछ पता ही नहीं है, जिस किस्म का एक घुटन का माहौल है। और ना सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अब ये सोशल मीडिया के भी पीछे आ गए। मतलब आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब तो वो लोग हैं कि जो शायद सोशल मीडिया पर जाकर वो बातें करना चाहते थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलती, उनको उसकी सजा दी जा रही है। ट्विटर पे इनसे ट्रेंड्स बनवा लें, इनसे एंटी स्टेट रिपोर्ट्स करा लें, हैशटैग्स को इनसे उस पर बातें हैशटैग्स चलवा दें, ट्रोलिंग करा लें जर्नलिस्ट की। जो क्रिटिसाइज करता है, ये मेरे ख्याल में इनको होता है कि हम जो है सिर्फ टॉक शोज में हम जीत जाए, नैरेटिव बना लें। ये नहीं है कि हम कारकर्दगी कर लें ताकि मीडिया पे क्रिटिसाइज करने के लिए उसको कुछ हो ही ना। तो मैं तो इसको नेगेटिव में ही इसको देखती हूँ, बहुत मीडिया के नेगेटिव में, माइनस में रेट करेंगी। ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने अभी हाल ही में एक प्रेजेंटेशन भी दी है। वो कहते हैं कि जी रेगुलेट करने से निज़ाम बेहतर होगा, बल्कि फरोग मिलेगा आज़ादी इजहार राय को। फवाद चौधरी साहब पिछले जो रेगुलेशंस हैं उनको उठा के देख लें, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हैं उनसे कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान। ये सबसे ख़तरनाक तजवीज़ है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। लेकिन मैं एक मार्क्स दूंगा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के। वो मेरा ख्याल एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर सही मानों में इन्फोर्स की जाती है, अगर की गई तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाकी इमरान खान साहब ने खुद ये कहा था, और उनके शायद पार्टी के मंशूर में भी है, कि हम जब बरसर इख्तिदार आएंगे तो पाकिस्तान टेलीविजन को बाकायदा बीबीसी मॉडल पे एक ऑटोनमस बॉडी बनाएंगे। तो अपनी ही बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आज मीडिया पे कितना कंट्रोल, वो तो बाकी मीडिया पे भी कंट्रोल के चक्कर में है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे खतरनाक रुझान है। बाकी जो तशद्दुद है वो चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से बहुत प्रॉब्लम है। यानी मुझे से मुराद ये कि मीडिया के लोगों को, और ये सिर्फ उसको रैशनली अंदाज में देखना चाहिए। मैं इस पर डिबेट करने को तैयार हूं कि ये कि जब कानून आप बनाते हैं तो सिर्फ आज के लिए नहीं बनाते, वो ऑल टाइम टू कम के बनाते हैं। और अगर माजी में दर्जनों मीडिया रेगुलेशंस जो आई हैं उनको जायजा लें तो उसकी वजह से सिर्फ मीडिया को पाबंद करने के लिए चीजें लाई जाती हैं इस तरह की। ये खतरनाक। तमाम स्टेक होल्डर्स, ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए, डिबेट करने को मजहर अब्बास साहब तैयार हैं, कह रहे हैं। और आपने जो प्रोटेक्शन बिल से मुतल्लिक एक पॉइंट दिया है वो भी हमने नोट कर लिया। इरशाद भट्टी साहब कितने स्टार्स देंगे? मैडम शेख 2 स्टार। उसकी वजह यह है कि मीडिया भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है। एक स्टार हुकूमत को, 1 स्टार मीडिया को। नंबर 2 बात, इमरान खान साहब 22 साल स्ट्रगल के बाद मीडिया की डार्लिंग थे और मीडिया इमरान खान साहब की डार्लिंग था। और इमरान खान साहब कहते होते थे आज़ाद जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत के लिए आज़ाद और मजबूत मीडिया ज़रूरी है। इस मीडिया को सलाम, मैं कभी कामयाब ना होता अगर मीडिया मेरे साथ ना होता। तो और एक मैं अक्सर कहता हूँ कि जियो को, मेरे पास क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि जियो को सलाम। तो नाम ले लेके एंकर्स के उनकी तारीफें करते थे। फिर जब इमरान खान इख्तिदार में आए तो पहले दिन से, अब अखबारें ना पढ़ें, टीवी ना देखें, ये एंडलेस है, ये यूजलेस हैं, ये माफिया है, ये काली भेड़ें हैं, ये नेगेटिव हैं, ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये पिछलों के नवाजे हुए हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो जो मजहर साहब ने कहा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीटीवी का बीबीसी बनना, रेडियो पाकिस्तान का वो वॉइस ऑफ अमेरिका बन जाना, ताने मेने शिकायतें, और फिर ऊपर से हमारे दोस्त और मोहतरम फवाद चौधरी साहब का वही ज़बान बोलना, हालांकि वो मीडिया से, उनको मीडिया के सारे मसाइल का पता है, लेकिन वो उनका भी वही बोलना जो फ़रोग नसीम साहब हर कैबिनेट में बोलते हैं। तो मुझे मायूसी हुई कि इमरान खान साहब के दौर में ये मसाइल ख़त्म होने चाहिए थे और यादगार दौर रखा जाना चाहिए था। और हम पिछलों को जो करते हैं कि फिर भी आपने अभी सबसे ज़्यादा ये इमरान खान साहब के आके रुक जाना मायूसी के बावजूद। हाँ, लेकिन आपका पूरा का पूरे बिल्कुल दिए एक मीडिया को दिया।
सर मीडिया को अलग से दे दें आप, मीडिया को अलग से दे देना। पीटीआई के खाते में मीडिया के मार्क्स क्यों डाल रहे हैं आप? ये पीटीआई का खाता खुला हुआ है आपके। वो दे ही दो चाहते थे आप उन्हें ये बड़ी चालाकी की है भट्टी साहब। ये न्याजी साहब को, क्योंकि न्याजी साहब को मैं अलहदा बताऊंगा कि एक स्टार मीडिया को क्यों दिया। हालांकि मुझे मालूम है, नहीं सर, ना मुझे मालूम है। नहीं बताने तो सबके सामने बताना पड़ेगा आपको। ये अकेले में कुछ नहीं होता। आप ना पढ़े, दो बड़ों की लड़ाई में आप आजादी है इजहार राय, हमें भी सुनने को। ओए सर कोई बात नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है। नहीं मेरे भट्टी साहब की नहीं है, हम सुनना चाहते हैं। जिस लेवल पे आप बात कर रही है मैं उसकी कर रहा हूँ। अच्छा देखें जी, बात यह है कि हमने सारे जिक्र किए हैं। आपको अंदाजा नहीं कितने हजारों लोग और पाकिस्तान की प्रेस कितनी जो है दे ओ टू जंग एंड जियो, और वो इसी दौर के अंदर आज तक पूरी दुनिया ये कासिर थी कि ये हुआ क्या है, वजह क्या बनी, और कितने लोगों का रिस्क जो है यहाँ किस तरीके से जियो जंग को ख़राब करके, और क्या उनको इकोनॉमिकली वर्कर्स को नुकसान पहुँचा है। पहली बात। दूसरी बात यह जी कि मैं खुद विक्टिम हूँ। मुझे खुदा गवाह है कि बहुत सारे चैनल्स के बड़े प्राइम टाइम के एंकर्स ने कहा है कि हमें आपको बुलाने पे पाबंदी है, और 2-3 मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं, उन्होंने सब प्रोग्राम रखा और बाद में हंस के कहा कि मुझे नहीं पता था कि इसमें उन्होंने बताया हुआ स्पेसिफिकली कि आप इस चैनल पे ना आए। फिर मुझे खुद कॉलम के सिलसिले में 2-2.5 साल से मैं जो है नहीं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर कैमरा ने 1 महीने की पाबंदी आप ही की इसी दौर में लगी है ना। अच्छा, बाकी बात है मजहर साहब ने जो अथॉरिटी की बात की, अथॉरिटी तो हमारी मौजूद है। ये पे जो मीडिया अथॉरिटी है पैमरा, इसमें सिर्फ प्रिंट मीडिया शामिल कर लें, जो क्या नाम है, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसी तरीके से एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन एक बात मैं कर लूँ, जो मजहब तारीफ कर रहे थे, हकीकत यह कि जब बिल आ रहा था तो मैंने कई दोस्तों का जो कि एक्टिव है मजहब साहब की तरह, जो हमारी क़यादत करते हैं जो मीडिया के लोगों की, उनके लीडर्स हैं, मैंने कहा ये कैरेट एंड स्टिक है। वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है उसके साथ ये असल करवाना चाहते, माल बेचना चाहते थे, जो पैमरा जो उन्होंने कहा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब एक अथॉरिटी मौजूद है, उसके मुकाबले में एक और आप अथॉरिटी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हुकूमत जो है उसका दिमाग चल गया है क्या, वो अपनी हवास खो बैठी है। ठीक है। बाकी जी इमरान खान साहब और उससे पहले भी जब यहाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त ही मीडिया उनके खिलाफ, और कौन रेगुलेट कर रहा था ऑफ एयर, उन्हें जियो का कौन भूल ही नहीं है, हारे को पता है मुख्तलिफ जगहों पे ऑफ एयर हो जाना। तो ये वो सिलसिले हैं जो अब हम देखते रहे हैं, देख रहे हैं। तो कितने स्टार्स देंगे फिर आप? मैं तो कहता हूँ जी को -5 दे दें, इसका को उलट -5 दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 0 स्टार है जी, क्या है बस। ठीक है, ओके जी। महमल और न्याजी साहब फिर झूठ बोलते हैं, फिर लीना वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलते हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि आजाद है मीडिया, झूठ बोलते हैं। देखो अमेरिका में जाके कहा, फिर कितना मजाक उड़वाया वहीं पे, इतने बड़े फोरम पे कहा पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन अभी भी 2 साल बाकी हैं। we're होपफुल के जी अभी आने वाला वक्त बड़ा कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। 5 साल बाद जब अपनी कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम की अदालत में लेके जाएगी और वो रेट करेंगे, वो स्टार्स देंगे, तो फिर वो होगा असल मुकाबला। और उसमें क्या पास होते हैं, क्या अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाते हैं, इसके लिए जी बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जैसे हमारे तजिया किया, और मुख्तलिफ शोबों में मेहनत करने की जरूरत है। वी होप कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा सोचे, जरा देखे कि किस तरह से मुल्क को जहां जहां कोताहियां रह गई हैं, जहां जहां गुंजाइश रह गई है, सही तरह से लेके जाना है और क्या क्या करना है। जनाब इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज।